गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको आपके सारे गवर्नमेंट यानी कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, मुफ्त में आपको शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं और आपको हम कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका जून जुलाई में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, तो हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच जो है उसमें आपका डेली 8 से 10 बजे रात में लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है, जहां पे आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको हमारे लाइव सेशंस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपको हमारे डेली यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो अपडेट करवाए जा रहे हैं, यानी कि जो लेक्चर्स हैं वो डेली अपलोड हुए जा रहे हैं, तो वो भी आपको जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हम आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो, सारी जो तैयारी है वो आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं, तो आप उसका लाभ जरूर उठाइएगा। हम केवल यूट्यूब पे नहीं, बाकी आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सब पे अवेलेबल हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह हम अवेलेबल है। ट्विटर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमें हर जगह जो है वो फॉलो कर सकते हैं ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें। आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का जो सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पेपर जो है वो बिल्कुल एकदम खोपड़ी पर ही है, पास में ही है, तो आप बिना टाइम वेस्ट करे जल्द से जल्द जो है इन सारे लेक्चर्स को देख डालिए। अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाइएगा ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द रिकॉल हो सके और रिवाइज आसानी से हो सके। इसके अलावा हम आपके लिए एक नया बैच, फाउंडेशन बैच लेके आए हैं जिसका नाम है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैच, जहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी हम फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जैसे कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जहाँ पे मैंने आपको इंडिया के लोकेशन एक्सटेंशंस के बारे में बताया है। इन सब चीजों के बारे में जो लेक्चर्स है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस वन डे जैसे जितने भी आपके एग्जाम्स है उनके लिए ये जो लेक्चर्स होंगे वो पर्याप्त होंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक के साथ, वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान के साथ। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे फॉर्म होते हैं और एग्जैक्टली आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो होते क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। अपने हैंड रिटन नोट्स आप जरूर बनाइएगा ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आपको चीजें जो है वो आसानी से याद हो सके। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, यानी कि जो हमारे उत्तरी मैदान है वो काफी यंग है, राइट। काफी यंग है, इसका मतलब ये है कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है उत्तरी मैदान का वो ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही साल पूर्व इनका जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। वैसे इनको यंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो सेडिमेंट से बने होते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब है यहाँ पे अवसाद, और अवसाद जो होती हैं वो जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां होती हैं, वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं वो लेके आती हैं। तो सेडिमेंट डिपॉजिट्स की वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया कहा जाता है। सबसे जो ओल्ड है वो है हमारे अरावलीज, राइट। सबसे ओल्ड जो है वो हमारे अरावलीज है। It comprises less than 1/3 of the total area of the country, but support over 40% of the total population. Okay, तो ये हमारे इंडिया का जो एरिया है उसका कितना एरिया कवर करते हैं, 1/3। 1/3 से भी कम जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कवर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टोटल कितने, कम से कम 40% जनसंख्या को जो है वो सपोर्ट प्रदान करता है। मतलब आप ये लगा लीजिए मोटा माटी हिस्सा कि यहाँ पर 40, कम से कम लगभग 40% जनसंख्या जो है इंडिया की वो आपकी उत्तरी मैदान में जो है वो रहती है। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उनका इवॉल्व कैसा हुआ था, कैसे हुआ था। विद द एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयाज, the northern part of the Indian peninsula
was subsided and large basins was formed. जब हमारा हिमालयस फॉर्म हुआ था उसके बाद जो नदन पार्ट है किसका, हमारे इंडियन पेनिनसुला का, इंडियन पेनिनसुला यानी कि जो प्रायद्वीप पठार जिन्हें बोले जाते हैं, ठीक है, वो subsided and a large basin was formed. This basin started filling with the sediments carried by the rivers that originated from the mountains in the north and peninsular plateau in the south. तो अगर हम गौर करें, इससे जब पहले हमने फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया पढ़ा था तो पहले आपके कौन से पार्ट आता है, पहला आता है हमारा हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस या फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालयस जिन्हें हम पूर्वांचल भी बोलते हैं, वो पार्ट आता है। उसके शिवालिक के साउथ में आपका लोकेटेड है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान के नीचे जो है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीप पठार जो पार्ट है वो आता है। तो हमारे जो नॉर्दर्न हिमालयस और जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटो के बीच में क्या लोकेटेड है, वो लोकेटेड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो सेडिमेंट डिपॉजिट से बने होते हैं, और सेडिमेंट डिपॉजिट जो है वो कौन लेकर आता है अपने साथ, वो रिवर्स लेके आती हैं, वो नदियां लेके आती है, और वो कहाँ से लेके आती हैं, वो हिमालय से लेके आती हैं। तो जो बेसिन था यानी कि यहाँ पे जो ये बेसिन था ये किससे भर गया, सेडिमेंट से भर गया, ठीक है, सेडिमेंट से भर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे किस चीज का निर्माण हुआ, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। द एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ की जो डिपॉजिट्स होती हैं वो एलुवियल होती है। एलुवियल का मतलब है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, जिसे हिंदी में हम जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जलोढ़ मृदा होता है, जो जलोढ़ मिट्टी या जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं वो फर्टाइल इन नेचर होते हैं, तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। लोकेशन, अब यहाँ पे लोकेशन मेन हमारी यहाँ पे लोकेशन आती है नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो यहाँ पे हम लोकेशन के बारे में जानेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड साउथ ऑफ द शिवालिक। शिवालिक को और भी क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस भी बोलते हैं शिवालिक को। और हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यानी कि हमारा जो उत्तरी मैदान है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली, वो हमारे शिवालिक के साउथ साइड यानी कि शिवालिक के दक्षिण भाग में हमारा उत्तरी मैदान जो है वो स्थित है, ठीक। द सदर्न बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेवी and irregular boundaries along the northern edge of the peninsular India, while the eastern side is flanked by the Purvanchal hills. Of course, पूर्वांचल यहाँ पे यानी कि आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस है उनके बारे में बात की जा रही है। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की ईस्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे आपको पूर्वांचल हिल्स मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा जो नॉर्दर्न एज है पेनिनसुला का वो क्या है, वेवी और इरेगुलर बाउंड्री है, यानी कि हमारे जो पेनिनसुला यानी कि जो प्रायद्वीप पठार है, यदि हम उसका उत्तरी भाग देखें जो कि हमारा उत्तरी मैदान का दक्षिण भाग बनता है, राइट। कैसे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक और बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये है हमारा हिमालयस, ठीक है, ये हमारे नॉर्दर्न हिमालयस है, और उसके बाद आता है हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स जिन्हें हम हिंदी में उत्तरी मैदान भी बोलते हैं, और उत्तरी मैदान के बाद हमारा यहाँ पे आता है प्रायद्वीप पठार, ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीप पठार है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है इसका जो ये साउथ साइड है और जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका जो नॉर्थ साइड है, तो ये जो बाउंड्री है ये कैसी है हमारी, इरेगुलर और वेवी नेचर की है। कैसी है, इरेगुलर और वेवी नेचर की है, ठीक। यही पॉइंट जो है वहां पे समझाया गया है। 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया दैट इज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विद द ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब हमारे जो 3 प्रमुख नदियां हैं जो हमारी पहाड़ों से निकलती हैं, कौन कौन सी, 2 तो है हो गई हमारी इंडस और गंगा, और एक और है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तिब्बत की साइड से होता है, लेकिन वो भी हिमालय का पार्ट है, और जब वो हिमालय से नीचे आते हैं रिवर्स तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती है, अपने साथ अवसाद लेके आती हैं।
इसीलिए इन्हीं अवसाद जो आप नीचे मैदानी क्षेत्र में आके जमा हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे नीचे प्लेन्स में आके जमा हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 रिवर सिस्टम है, कौन कौन से, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वो और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब है उनके जो सहायक नदियां हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट, साइज एंड एक्सटेंशन। नाउ साइज एंड एक्सटेंशन के बारे में हम बात करें हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म द लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। एलुवियल ट्रैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं वो कैसी होती है, फर्टाइल इन नेचर होती हैं, इसलिए ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। जो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स होते हैं वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान में है जो उगते हैं। केवल मृदा यानी कि सॉइली नहीं, बल्कि जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सूटेबल होते हैं, यानी कि जो आइडियल स्पॉट होता है फॉर कल्टीवेशन, वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है कि ये क्या फॉर्म करती हैं, लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं दुनिया का। दे एक्सटेंड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। कौन से कहां तक एक्सटेंड करती है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट। एवरेज विड्थ कितनी है, वेरीज बिटवीन 150 टू 300 किलोमीटर्स। तो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर के बीच में। The width of the plains increase from east to west। हम जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते रहेंगे वैसी वैसी क्या होगा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो बढ़ती चली जाएगी। The depth of alluvium deposits, it varies from 1300 to 1400 meters towards the southern side of the plains and over 8000 meters towards the शिवालिक्स। ठीक, ये याद रखिएगा कि हमारा जो एलुवियम डिपॉजिट्स है वो वेरी करता है कहां से कहां तक, 1300 से 1400 के बीच में, टुवर्ड्स द सदर्न साइड ऑफ द प्लेन्स एंड ओवर 8000 मीटर्स टुवर्ड्स द शिवालिक्स। फिर आता हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब हमारा जो उत्तरी मैदान है वो जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके भी अलग अलग फिजिकल डिविजन्स हैं। जैसे कि द नॉर्दर्न प्लेन्स of India are divided into 3 zones। कितने, 3 जोन्स में डिवाइडेड है। पहला आता हमारा भाबर, फिर आता है तराई रीजन और फिर आता है एलुवियल प्लेन। उसके उपरांत जो एलुवियल प्लेन है वो और 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा खादर और भांगर। तो एलुवियल प्लेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। एक हो गया हमारा रीजन भाबर, दूसरा है तराई एलुवियल प्लेन, और एलुवियल प्लेन में भी 2 है, कौन कौन से, खादर और भांगर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते कि एग्जैक्टली रीजन्स हैं क्या। पहला हमारा टॉपिक आता है भाबर। भाबर क्या होता है, भाबर फॉर्म्स अ नैरो बेल्ट ऑफ द कोर्सर सेडिमेंट्स दैट रन 8 to 10 किलोमीटर्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अलोंग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा हिमालयस की बात की जा रही है, यहाँ पे शिवालिक हिमालयस की बात की जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा हो गया ग्रेट हिमालयस, ये है हमारा लेसर हिमालयस और ये है हमारा शिवालिक्स। अब शिवालिक्स के फुटहिल से क्या स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान यहाँ पे शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहला जो रीजन पड़ता है वो है हमारा भाबर। भाबर की क्या खासियत है कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े सेडिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। तो क्या होता है कि शिवालिक से, यहाँ पे भी पहाड़ है शिवालिक में, हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ हिमालय से क्या होता है, नदियां नीचे आती हैं और मैदानी क्षेत्र में आके गिरती हैं। तो जब वो जो रिवर्स होती हैं वो जब नीचे आती है तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद लेके आती हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो पानी होता है, वो क्या होता है, वो इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से अंदर चला जाता है, राइट, अंदर चला जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पानी होता है, यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं, आप ध्यान देंगे वो क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं।
यहाँ पे वो विलुप्त हो जाती हैं, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो कि यहाँ पे वो डिसअपेयर हो जाती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट्स हैं, तो इसीलिए जो रिवर्स होती हैं वो इनके बीच में अंदर चली जाती हैं। तो ये आपका जो पोर्शन है हमारा भाबर पोर्शन हो गया। ठीक है, दे एक्सटेंड रिवर इंडस टू रिवर तीस्ता। कहां से कहां तक इनका एक्सटेंशन है? इट इज फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर तीस्ता। ठीक है, देन भाबर बेल्ट इज नारोअर इन द ईस्ट एंड ब्रॉडर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो यहाँ पे भाबर के विड्थ की बात हो रही है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो भाबर की जो बेल्ट है वो ईस्ट की तरफ क्या है? नारोअर है। ठीक है, और वेस्ट की तरफ क्या है? ब्रॉड है। ठीक है, और जैसे और नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ भी क्या है? ब्रॉड है। The rivers that originate from the Himalayas deposits the sediment loads along the foothills, thus forming alluvial fans, right? जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़े बड़े सेडिमेंट्स, बड़े बड़े पत्थरों की वजह से क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो इसी वजह से जो रिवर्स होती हैं वो भाबर रीजन में डिसअपेयर हो जाती हैं। These alluvial fans consist of coarser sediments that merge together to form the Bhabar or the Piedmont plain. They are highly porous and most of the streams sink underground. जैसा कि आपको डायग्राम के थ्रू हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि हाईली पोरस इन नेचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, तो रिवर्स जो होती है वो उसके बीच से पेनिट्रेट कर जाती हैं, और यहाँ पे जो आपकी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो अंडरग्राउंड क्या होती है? सिंक कर जाती है। Hence the area is mostly characterized by the dry rivers but gets flooded in the rainy season. Of course जब हमारा मॉनसून आता है तब क्या होता है कि पहाड़ों से भी नदियां आती हैं, और जब बरसात होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि पानी का जो स्तर होता है, जो नदियों का स्तर होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए उस टाइम पे वहां पे आपको पानी भाबर रीजन में या भाबर बेल्ट में क्या है कि आपको वहां पे पानी दिखेगा, फ्लडेड एरिया हो जाता है। अदरवाइज विदाउट रेन अगर देखें तो ये जो एरिया होता है वो बेसिकली ड्राई रिवर रहता है। उसका रीजन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। द ट्रैक्ट इज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ऑफकोर्स जहां पे पानी नहीं होगा, इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि पानी के साथ साथ जो मिट्टी होती है, जो वेस्ट होते हैं, वो भी अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे अंडरग्राउंड। इसी वजह से जो एक आइडियल स्पॉट नहीं बन पाता है फॉर कल्टीवेशन। So it is unsuitable for agriculture. However, trees with deep penetrating roots thrive in this region. यानी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, राइट, जो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, जो डीपली पेनिट्रेट कर सके अंडरग्राउंड, केवल वही पेड़ जो होते हैं, केवल वही फ्लोरा जो है यहाँ पे सरवाइव कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो रीच होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो डीपली पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी को होता है वो अंदर सोक कर पाएंगे, राइट। इसी वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपको यहाँ पे इस रीजन में ट्रीज मिलेंगे भी तो वो आपको लार्ज ट्रीज मिलेंगे, जिनकी बिग ट्रीज मिलेंगे, जिनकी रूट्स जो होती है वो लार्ज होती हैं एंड विच कैन इजिली पेनिट्रेट इनसाइड दी अंडरग्राउंड। नेक्स्ट फिर आता है तराई रीजन। अब भाबर की साउथ साइड में क्या है? वो है तराई एरिया। यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो ये एक फ्लडेड एरिया होता है, तो यहाँ पे आपको रिवर जो है वापस से अपेयर हो जाती है आके, ठीक है, यहाँ पे वापस से आपको रिवर्स जो है वो दिखने लगेंगी। इसलिए ये जो तराई रीजन जो होता है, यहाँ पे चूंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए जो ये रीजन होता है वो कौन से क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है? शुगर केन और राइस के लिए। राइस के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है वो चावल उगाए जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सॉरी गन्ने उगाए जाते हैं, राइट। तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है, राइट, लेकिन गन्ना उगाने के लिए हमको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जो तराई रीजन होगा वहीं पे आपको जो है वो गन्ने की खेती बाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक। दे आर लोकेटेड साउथ ऑफ भाबर एंड रन्स पैरेलल टू इट विथ एन अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर्स। ओके, तो यहाँ पे विड्थ कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। और इसकी लोकेशन क्या है तराई की? कि ये हमारे भाबर रीजन के दक्षिण क्षेत्र में उपस्थित है, यानी कि साउथ ऑफ द भाबर। दे आर ब्रॉड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन, स्पेशली इन द
ब्रह्मपुत्र वैली ड्यू टू हेवी रेनफॉल। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम ईस्टर्न साइड देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में आपके हरियाली ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे रेनफॉल अच्छा रहता है। ठीक है, एक तो ब्रह्मपुत्र वैली है वहां पे, ठीक, ब्रह्मपुत्र वैली यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपॉजिट्स मिलेंगे वहां पे आपको। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, हेवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से तराई रीजन का जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है। कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में। They are basically the re-emergence of the underground streams that had sunk in the भाबर belt। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि भाबर रीजन में जो नदियां होती वो विलुप्त हो जाती है, मतलब वो सिंक कर जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। और तराई रीजन में आपको क्या दिखेगा? री-इमर्जेंस ऑफ स्ट्रीम्स दिखेगा यहाँ पे, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स that had sunk in the भाबर belt। Now this re-emergence of underground water turns rivers into badly drained marshy lands, यानी कि थोड़ा दलदल एरिया हो जाता है, राइट? ये थोड़ा सा दलदल एरिया होता है, यहाँ पे पानी ज्यादा होता है, इसलिए मार्शी लैंड्स हो जाते हैं। एंड सुटेबल फॉर व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स? शुगर केन एंड राइस। फिर आता है भांगर। अब तराई रीजन फिर उसके बाद आता है हमारा भांगर और फिर आता है हमारा भुर खादर। ओके, now bhangar is the old alluvial deposits along the river beds that are in a shape of terraces higher than the floods। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम के थ्रू ही समझे इस चीज को, कि आपने देखा होगा कि जो रिवर्स जब ऊपर से नीचे आती हैं तो बड़ी तेजी से आती हैं, है ना? जब आप फ्लो देखेंगे उसका एकदम बहुत ही तेजी से रहता है। तो जब वो तेजी से रहता है तो अपने साथ साथ क्या होती है? मिट्टी लेके जरूर अपने साथ सेडिमेंट्स, जितना भी अपने साथ सेडिमेंट्स होगा अपने साथ बहा के ले जाती हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो भांगर एरिया होता है हमारा, वो ये जो रीजन होता है, जैसे ये आपका रिवर हो गया, ठीक है, और ये पोर्शन जो होता है वो थोड़ा एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। क्यों उठा हुआ पार्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे आपके ओल्ड सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट? ओल्ड सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पुरानी मिट्टी, ओल्ड सॉइल दिखेगी, ठीक। अब यहाँ पे जो ओल्ड सॉइल है वो यहाँ पे जमा हो जाती है आप यहाँ पर आके, जिसके कारण क्या होता है कि जो भाग होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो आपको यहाँ पे जो रीजन है वो क्या दिखेगा? थोड़ा सा एलिवेटेड दिखेगा, ठीक है। टेरेस हायर दैन दी फ्लडेड प्लेन्स। They are dark in color, rich in humus content and productive. The soil is mostly clay in composition and has lime distributed called कंकर। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कंकर भी देखने को मिलेंगे। कहाँ? कौन से रीजन में? भांगर रीजन में। They are mostly seen in doabs and barren plains in the deltaic region of Bengal and Bhur formation in the middle Ganga and Yamuna doab are local variations of भांगर। एक खास बात भांगर की कि भांगर को क्या है? ओल्ड एलुवियल, यहाँ पे ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फर्टिलिटी है सॉइल की, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या है? कम होती है। तो ये उतना ज्यादा जो ये रीजन है वो कल्टीवेशन को नहीं सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सेडिमेंट्स, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें सॉइल का तो वो क्या होता है? डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस कंटेंट एंड प्रोडक्टिव बट नॉट वेरी मच प्रोडक्टिव, राइट? छोटा मोटा कुछ यदि थोड़ा बहुत उग जाए तो ठीक है, बट नॉट वेरी मच प्रोडक्टिव इन नेचर, लेस प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू खादर। नेक्स्ट है हमारा भुर। भुर एग्जैक्टली क्या है? भुर इज एन एलिवेटेड लैंड सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर which has been formed due to the accumulation of sands to the wind blown during hot dry months of the year। Okay, तो भुर एक्चुअली क्या है? एक उठा हुआ पार्ट है जो कि कहाँ पे आपकी सिचुएटेड है? जैसे कि आपकी जो प्रमुख नदियां जैसे गंगा रिवर है वहां पे सिचुएटेड है एंड इज फॉर्म ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ सैंड्स। सैंड्स यहाँ पे आपके सेडिमेंट्स हो जाएंगे, राइट? जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, किसकी वजह से?
विंड इरोजन या विंड ब्लोन की वजह से आप कह सकते हो, यानी कि जब हमारा गर्मियों के दिन होते हैं, जब हॉट ड्राई मंथ्स होता है, तो उस समय क्या होता है कि हवा बहुत गर्म गर्म चल रही होती है। सॉइल इरोजन के बारे में यदि मैंने आपको इससे पहले भी इरोजन और डिपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली इरोजन और डिपोजिशन होता क्या है, राइट। जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज समझाई थी। तो यहाँ पे विंड ब्लोन यानी कि यहाँ पे विंड इरोजन की बात की जा रही है। विंड इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो हवा अपने साथ बहा के ले जाती है जहां उसे ले जाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह आके क्या है वो डिपॉजिट हो जाती है, रुक जाती है। तो वहीं पे जो मिट्टी होती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके साथ साथ वो एक जगह आके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ये भुर होता है वो उठा हुआ पार्ट होता है। और ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको नदियों के तट पे यानी कि जो रिवर बैंक है ना वहां पर आपको नजर आएगा। In some areas, the bhangar showcases small tracts of saline and alkaline powder minerals and salts that rises on the surface due to capillary action and known as the reh, kallar और भुर। भुर के अलग अलग नाम है, कल्लार, रेह, ठीक है। ये केवल ऐसा गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भुर हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो है आपका भांगर, खादर, बाबर और तराई रीजन, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा खादर। खादर आर कंपोज्ड ऑफ न्यू एलुवियल दैट फॉर्म्स फ्लैट प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक्स। ये हाईली फर्टाइल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, पुराने हटते जाते हैं और नए आके जमा हो जाते हैं। तो जब न्यू एलुवियल सॉइल आके जमा हो रही है यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी वहां पे आके डिपॉजिट हो रही है, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए जो खादर रीजन होता है ये एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। और जो खादर रीजन होता है वो एक आइडियल स्पॉट जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर कल्टीवेशन। दे आर लाइट इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड आर मोर porous. They are highly found adjacent to the river beds. Every year a new layer of alluvium is deposited by rivers and this makes the river beds fertile. Right? इसीलिए भांगर को हम ओल्ड एलुवियल और खादर को हम न्यू एलुवियल बोलते हैं। For example, the Ganga in Punjab, the Khadar rich flood plains are known as beds. ठीक, एक ट्रिक है जो जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम भांगर देखें, भांगर, तो भांगर से क्या बनता है, मिलता जुलता वर्ड भंगार, ठीक, भंगार। अब भंगार का मतलब क्या होता है, पुराना कूड़ा कबाड़ा, कबाड़ जिसे कहते हैं। कुछ कुछ जगह पे कबाड़ तो कुछ कुछ जगह में भंगार बोलते हैं। तो उससे मैं समझ में आता है कि भंगार का मतलब होता है जो हमारी पुरानी चीजें होती है, ओल्ड थिंग्स होती है। तो इससे हम यहाँ पे एक ये चीज आप याद रख सकते हैं कि भांगर का मतलब है यहाँ पे ओल्ड एलुवियल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे वर्ड खादर। तो खादर से आप याद रखेंगे, खादर यानी कि खाद, मिलता जुलता वर्ड है। और जब आप खाद डालते हो, आप जब कभी भी पेड़ उगाओगे गमलों में या कहीं पे भी आप खेती बाड़ी भी करो तो वहां पे खाद डाली जाती है। खाद जो होती है वो काफी फर्टाइल होती है, जो हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा उपजाऊ यूजफुल होती है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हाईली फर्टाइल होती है। तो खादर यानी कि यहाँ पे न्यू एलुवियल, यहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो कि क्या होती है आपकी हाईली फर्टाइल होती है। हाईली फर्टाइल किससे होती है, यहाँ पे भांगर से ज्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ये है हमारा बेसिक या इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो डिफरेंस किसके बीच में, खादर और भांगर के बीच में। आई होप इस ट्रिक की वजह से आप जो ये कंफ्यूजन होता है बहुत से स्टूडेंट्स को कि मैम भांगर कैसे याद रखेंगे कि कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है, तो इस ट्रिक के थ्रू जो है वो आपको याद रहेगा, ठीक। यहाँ पे आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितना पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का इतना ही था। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा कुछ इतना है नहीं खास याद रखने को, केवल 4 रीजन है वो आप याद रखिएगा।
ठीक है, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एसएससी जो है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा कि आपसे सपोज पूछ ले कि एग्रीकल्चर कहाँ ज्यादा प्रैक्टिस करी जा सकती है, कौन सा रीजन ओल्ड एलोवियल है, कौन सा रीजन न्यू एलोवियल है, कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे रिवर जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे जो रिवर्स है या जो स्ट्रीम्स है वो रीअपेयर या रीइमर्ज हो जाती हैं आके। ये सब बस याद रखिएगा, और नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हमें याद रखना है, दैट इज इट इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, जहाँ पे मैं आपको इंडियन डेजर्ट यानी कि भारत के मरुस्थल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई भी किसी टाइप आपको डाउट हो या कुछ भी आपको रिकमेंडेशन देना हो तो आप नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू गिव योर सजेशंस, योर रिकमेंडेशंस, और हम उन्हें पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। तो आप बिल्कुल अपने रिकमेंडेशन जो है वो आप हमें बता सकते हैं, और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट रहेगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।